नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है फोर्स नॉलेज ऑफिशियल पर। आपके चैनल पर आप सभी लोग पॉलिटी के क्वेश्चन देख रहे थे। 10 क्वेश्चन हो गए थे और यहाँ से मैं 11 से स्टार्टिंग करने वाला हूँ। ठीक है, तो जितने भी अधिनियम होते हैं, अधिनियम के तहत कितने कौन-कौन से नियम लागू किए गए हैं, कौन से केंद्र में लागू किए गए, कौन से राज्य में लागू किए गए, किसमें संघीय न्यायालय की स्थापना होती है, किसमें सारे कह सकते हैं कानून के अंतर्गत जो भी स्टार्टिंग से हमने ले लिया क्वेश्चन। और स्टार्टिंग से कम इसमें क्वेश्चन रहेगा 100 प्लस रहेगा क्वेश्चन। 100 प्लस क्वेश्चन में आपकी जो है वो पॉलिटी का कुछ हिस्सा जो है वो कवर हो जाएगा, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि पूरा कवर हो जाएगा। ये मुश्किल है, 100 क्वेश्चन नहीं है भैया। क्वालिटी बहुत बड़ी है, उसमें कम से कम आप हज़ारों क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है? तो लेकिन आपको एग्ज़ामिनेशन निकालना है, भीमराव अम्बेडकर नहीं बनना है, ठीक है? तो एग्ज़ामिनेशन निकालने के लिए जो है आपके पास में अगर पॉलिटी का एक समग्र अध्ययन अगर 300 साढ़े 3 400 क्वेश्चन का अगर आपके पास में है और उसके साथ में आर्टिकल आपके पास रटे हुए हैं और संविधान संशोधन रटे हुए हैं, तो मेरी समझ से कुछ भी असंभव नहीं है। एग्ज़ामिनेशन हॉल में आपको क्वेश्चन पढ़ा मिलेगा, ये कन्फर्म है। चाहे वो कोई भी हाँ, पीसीएस लेवल तक आपको पढ़ा हुआ मिलेगा। पीसीएस लेवल, पीपीएससी लेवल का आपको यूपी पीसीएस लेवल का मिलेगा। यूपीएससी नहीं कह सकते हैं, लेकिन पीसीएस में आपको प्री में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और इसी से मिलेंगे। मैं इसमें क्या है वन लाइनर में करा रहा हूँ, वहाँ पर हो सकता है कि आपको स्टेटमेंट में दिया जाए, आपको कथन में दे दिया जाए, तो बात तो वहीं रहती है। हमको अगर कोई चीज़ पता है, तो वो किसी भी फॉर्म में आए। जैसे हमें जिस व्यक्ति के बारे में हमें परिचय पता है, वो चाहे जहाँ मिले हम जानते तो हैं ही उसको। तो बात वही है कि हम जब जानते होते हैं, जो हमें नॉलेज होता है, जब हमें पता होता है कि क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो वो चाहे किसी भी फॉर्म में आए, वो कोई मुझे प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। वैसे ही व्यक्ति होता है, व्यक्ति हम जानते हैं कि ये व्यक्ति ऐसा है, तो वो चाहे जहाँ मिले वो व्यक्ति वैसा ही रहेगा। तो इतनी बात ध्यान रखना है कि कोई भी चीज़ स्थान बदलने से कोई बदलता नहीं है। आपका वो जो नेचर है, वो आपका नेचर रहेगा, वो सदैव रहेगा, वो सदा अपना नेचर ज़रूर दिखाएगा, है ना? कुत्ते की कभी पूँछ सीधी नहीं होती है, थोड़ी देर के लिए सीधी हो जाती है, फिर वो टेढ़ी हो जाती है, इसलिए ध्यान रखना है। मैं ज़्यादा बात ना करते हुए, आप लोग अगर सही से वीडियो आप लोग अच्छे से गो नॉलेज को गेन कर रहे हैं, इससे पढ़ रहे हैं, तो मैं आपसे यही निवेदन करना चाहूँगा कि जो भी आपको कमी लग रही है, वो आप बताइएगा, उसमें हम सुधार करते हैं, उसमें हम इम्प्रूवमेंट करेंगे। और बिना इम्प्रूवमेंट किए हुए तो कोई आगे बढ़ ही नहीं पाया है। आजकल आज क्या कोई नहीं बढ़ पाया है, मैं क्या। तो बिना और कमी जब तक नहीं दिखेगी तब तक इम्प्रूवमेंट नहीं हो सकता है। तो जब तब तक कमी आपके में ही देखें मतलब पता चलेगी, तो आप इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकते हैं। तो कमी बताना आपका काम है और इम्प्रूवमेंट करना मेरा काम है। इसलिए आप कमी बताइए और मैं उसको इम्प्रूवमेंट करके आपको देता हूँ। वो चाहे कंटेंट में कमी हो, चाहे किसी भी तरीके का हो, कोई समझाने में प्रॉब्लम है या क्वेश्चन लेवल में दिक्कत है या वॉइस में प्रॉब्लम है या बैकग्राउंड में दिक्कत है या किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है, उसको मैं जब बताओगे आप तभी मैं उसको सॉल्व कर पाऊँगा, इससे पहले कुछ नहीं कर सकता हूँ, ठीक है? मैं अपना 100% देता हूँ, जो भी आपका कंटेंट होता है, जो भी आपका वॉइस होता है, वो भी जो भी होता है, मैं बेस्ट से बेस्ट करने की कोशिश करता हूँ, 100% देता हूँ, इससे ज़्यादा हो पाएगा तो आपकी कमी जब आप कमी बताएँगे मुझ में तभी हो पाएगा, इससे पहले नहीं हो पाएगा। तो मैं तो अपना दोनों में इसीलिए मैं लाता हूँ, इंग्लिश और हिंदी दोनों में बाइलिंगुअल है, ठीक है? 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया था? तो ध्यान रखना है, केंद्र की जब बात आएगी कि केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली किस अधिनियम के द्वारा स्थापित होती है, तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपको का राज्यों में पता होना चाहिए। केंद्र और राज्यों में दोनों में आपको जो है ध्यान रखना है 1919 में यानी कि 1919 में केंद्र और राज्यों में दोनों में द्वैध शासन प्रणाली स्थापित की गई थी। और द्वैध शासन प्रणाली का मतलब क्या होता है? द्वैध शासन प्रणाली का मतलब ये होता है कि किसी भी क्षेत्र में या किसी भी राज्य में या किसी भी भूभाग में जो भी शासन चलाया जाएगा, वो केंद्र और राज्य के दोनों सहयोग से चलाया जाएगा। यानी कि दोनों का उसमें भागीदार रहेंगे, दोनों के सहयोग से वहाँ का शासन का संचालन किया जाएगा। इसीलिए उसको कहते हैं केंद्र में दोहरी यानी कि द्वैध शासन का मतलब यही है कि यहाँ पे 2 शासन काम करेंगे, 2 सरकार काम करेंगी, एक तो केंद्र सरकार और दूसरा राज्य सरकार। तो जब हमारा ये संविधान बन रहा था, बनने को
मतलब बनने के लिए संविधान सभा हुई, बहुत सारे स्रोत अपनाए गए। उसमें ये सारे अमेंडमेंट किए गए हैं और अमेंडमेंट ये जो अधिनियम आए हैं, जो एस्टेब्लिश्ड किए गए जितने भी सारे एक्ट्स, जितने भी एक्ट्स आए हैं, इन एक्ट्स को आपको ध्यान में रखना है और इस एक्ट से आपको 2 क्वेश्चन ज़रूर मिलने हैं, इतनी बात ध्यान रखना। अगर बड़ा एग्जामिनेशन है, जैसे पीसीएस लेवल का है, बीपीएससी लेवल का है, या मैं कहूँगा अगर बिहार का कोई भी हो, चाहे इंटर लेवल का हो, चाहे आपका दरोगा का ले लो, ग्रेजुएशन लेवल का, तो इसमें आपको क्वेश्चन मिलेगा। 1 और 2 या क्वेश्चन ज़रूर मिलता है, पक्का से पक्का मिलता है। पॉलिटी से क्वेश्चन तो बहुत सारे रहते हैं, लेकिन इस सेक्शन से बहुत मतलब क्वेश्चन रहता है, एक क्वेश्चन ज़रूर रहता है। कहीं न कहीं से आपको घुमा के दे देगा, है ना? इस अधिनियम के द्वारा क्या स्थापित हुआ, इस अधिनियम में क्या हुआ था? या अधिनियम दे देगा तो उसके बारे में पूछेगा इसमें क्या हुआ था? तो आप ध्यान रखिएगा इसमें कि ये चीज़ हुई थी। तो 1919 में हमने समझा है कि 1919 है, 2 चीज़ों में तोड़िए, 1919 2 50-50 हो गया। जब 50-50 हो गया तो केंद्र और राज्य दोनों में हो गया। सिर्फ केंद्र की मैं बात करूँगा तो 35 में होगा, यानी कि न उसके बाद में होता है, यानी कि 1919 के बाद में 1935 में सिर्फ केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया गया था। इतनी बात आपको याद रखनी है, ठीक है? इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं आप और हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। आप आंसर लगाने की जब बात आएगी तो मैं आंसर भी यहाँ पे टिक कर सकता हूँ। यहाँ पे ये आंसर होगा 2 नंबर, ठीक है? यहाँ से मैं आगे बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वतंत्रता थी? यानी कि कहने का मतलब है किस अधिनियम के द्वारा विशेष रूप से या प्रमुख रूप से विशेषता प्रांतीय स्वतंत्रता थी? प्रांतीय स्वतंत्रता का मतलब ये है बेटा कि प्रांत में, प्रांत का मतलब क्या होता है? प्रांत का मतलब राज्य होता है और राज्य में ही सब कुछ, मतलब वो स्वयं सब कुछ कर लेता था। स्वयं का मतलब है आप हर चीज़ अपने आप में, राज्य ही सब कुछ है। उसकी स्वतंत्रता यानी कि प्रोविज़नल ऑटोनॉमी, ऑटो तो ऑटो समझते हो ना? ऑटो वो नहीं जो ठन-ठन चलता है, वो नहीं। ऑटो मतलब है खुद का, स्वयं का। यानी कि ऑटोनॉमी मतलब है स्वयं की स्वतंत्रता क्या होती है, यानी द मेन फीचर ऑफ विच एक्ट वाज़ द प्रोविज़नल ऑटोनॉमी। किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वतंत्रता थी? तो 1935 की थी। इतनी बात आपको क्या रखनी है? याद रखनी है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। थोड़ा स्पीड में कराएँगे क्वेश्चन, कम से कम क्वेश्चन आज मैं 30 प्लस करूँगा, ठीक है? 30 प्लस क्वेश्चन, यानी कि 30 हो सकता है मैं 50 पार करा दूँ, इतनी तेज़ कराऊँगा, ज़्यादा इसका डिस्कशन नहीं बताऊँगा। जिस क्वेश्चन में जितनी की ज़रूरत होगी उतना ही डिस्कशन करूँगा, ज़्यादा नहीं, ठीक है? क्योंकि क्वेश्चन भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ज़्यादा डिस्कशन हो जाता है ना, क्योंकि पहली 10 ही क्वेश्चन हो पाए थे मेरी समझ से। उसमें टाइम बहुत हो गया था, 10 क्वेश्चन 25 मिनट में ज़्यादा हो जाते हैं। अगर 1 मिनट में एक क्वेश्चन निपटा देते हैं तो बहुत ज़्यादा है, मतलब काफ़ी है, पर्याप्त है। भारत में सचिव का पद किससे द्वारा निर्मित किया गया है? तो ध्यान रखना है 1858। आपकी शुरुआत कहाँ से होती है? रेगुलेटिंग एक्ट का जो 1773 होती है, वहाँ से आपकी स्टार्टिंग होती है और कहाँ तक रहती है? 1947, यानी कि स्वतंत्रता अधिनियम जो होता है, वहाँ तक आपके अधिनियम आते हैं। तो वहाँ के उसके बीच में 1773 के बाद में 1858 में भारत सरकार अधिनियम आता है। इस अधिनियम के द्वारा सचिव पद का जो है वो निर्माण किया गया था, इतनी बात ध्यान रखना है। इंग्लिश में अगर पढ़ना चाहूँ तो हू क्रिएटेड द पोस्ट ऑफ द सेक्रेटरी इन इंडिया, यानी कि सेक्रेटरी को सचिव कहते हैं। उसके बाद में फर्स्ट ऑप्शन देखो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, ठीक है? इतनी बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 1922 में ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? तो ये उद्गार किसने व्यक्त किया था, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये ध्यान रखना है 1928 में नेहरू रिपोर्ट आती है। नेहरू रिपोर्ट कब आती है? 1928 में आती है। और ये ध्यान रखना है साइमन कमीशन जो था वो उसकी, वो जो साइमन कमीशन बना था वो 1927 में बना था और 19 और साइमन कमीशन भारत कब आता है? 1928 में आता है। उसी सन में ये नेहरू रिपोर्ट एस्टेब्लिश्ड होती है। और ये जो कहने वाले थे 1922 में, ये उद्गार ये व्यक्त किया था, अपना विचार व्यक्त किया था कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छानुसार होगा। यानी कि जो भारत का संविधान बनेगा वो भारत के जो भी नागरिक हैं उनकी ही इच्छा के अनुसार बनेगा। तो ये किसने कहा था? महात्मा गांधी जी ने कहा था। अच्छा, बात जब आती है गोपाल कृष्ण गोखले, ये कौन थे? ये राजनीतिक गुरु थे, किसके? महात्मा गांधी जी के। ऑप्शन में आया तो आपको मैं बता देता हूँ, बता के चलता हूँ। कहीं कभी-कभी वनडे एग्ज़ाम में पूछ लेता है, जैसे पेट एग्ज़ाम हुआ उसमें पूछ लेता है ना, या थोड़ा जो ईज़ी होते हैं उसमें। 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह माँग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए?
तो ध्यान रखना एम एन रॉय के द्वारा, यानी कि ये ऐसे कह सकते हो एम एन रॉय जो थे वो संवैधानिक सलाहकार थे और भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन करने की ये डिमांड रखी गई थी, यानी कि सरकार ने यह मांग रखी थी। कब रखी थी? 1924 ईस्वी में। किसके द्वारा? ब्रिटिश सरकार से यह मांग रखी गई थी। ब्रिटिश सरकार समझते हो ना, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, यानी कि उस समय सरकार किसकी थी? अंग्रेजों की सरकार चल रही थी, इंग्लैंड का शासन चल रहा था। तो उसी के शासन में धीरे धीरे हम लोगों ने बहुत कह सकते हो क्रांतिकारियों ने अपनी जान गंवाई, अपने जान पे खेला। उसके बाद में हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं धीरे धीरे, तब भी लोग मतलब तंग नहीं छोड़ रहे हैं, तब भी कह रहे हैं कि भैया आधा हमारा आधा आपका, अब भी नहीं छोड़ रहे हैं। तो ध्यान रखना है, धीरे धीरे वो क्या होता है, धीरे धीरे संविधान सभा गठन होती है, वहाँ पे मांग की जाती है और किससे की जाती है? ब्रिटिश सरकार की भी वहाँ पे सरकार किसकी चल रही थी? इंग्लैंड की चल रही थी। तो एम एन रॉय जो थे इनको संवैधानिक सरकार यानी कि संवैधानिक सलाहकार बनाया जाता है, एडवाइज़र बनाया जाता है। आपको कह सकते हो पॉलिटिकल आपका एडवाइज़र बनाया जाता है। आप आगे पढ़ेंगे, इसमें आगे ध्यान में रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से, औपचारिक समझते हो क्या होता है? यानी कि फॉर्मली रूप से, फॉर्मली मतलब होता है सही रूप से, सटीक रूप से। हु फॉर्मली प्रोपाउंडेड इन द ऑफ द आइडिया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, यानी कि इसका नाम है एम एन रॉय जी के द्वारा किया गया था औपचारिक रूप से, ये ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। 1938 किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? देखिए पॉलिटी में क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। जब आर्टिकल आएंगे, संविधान संशोधन आएंगे, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी पॉलिटी। अभी क्या है, ये शुरुआत में पॉलिटी क्या होती है, थोड़ा डिफ़िकल्ट होती है ना। अगर मैं कहूँ कि आगे धीरे धीरे क्या डिफ़िकल्ट होगी या ईजी होगी, तो हम कहेंगे ईजी होगी। क्यों? क्योंकि मुझे पता है जब हम बताएंगे कि 72 में क्षमादान है ना, 123 में अध्यादेश है, तो वो कभी बदलता नहीं है। इसलिए व्यक्ति को क्या होती है, फिक्स चीज़ें यानी कि डिजिट की चीज़ें जल्दी याद होती हैं। इसलिए आगे का जो पोर्शन है पॉलिटी में वो बहुत अच्छा है और बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। कौन सी चीज़ क्या है, कैसे आती है, क्यों आती है, कहाँ कौन सा किसका उपयोग है, किसका यूज कहाँ किया जाता है, क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है, कितना किया जाता है, ये सब आपको पढ़ने को मिलेगा। लेकिन उसके पहले मैं कहूँ संविधान सभा के द्वारा इस संविधान को बनाने में कितना वक़्त लगता है, किसके द्वारा बनता है, किस स्रोत से बनता है, कितने अधिनियम आते हैं, ये सब आपको याद रखने हैं। 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के मतलब जो है गठन की मांग की थी? तो 38 में ध्यान रखना है, इसमें त्रिपुरी अधिवेशन होता है और उसके बाद में हरिपुरा 1939 में होता है। तो वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी, वो ध्यान रखना है आपका जवाहरलाल नेहरू जी ने 1938 में ये जो है मताधिकार के आधार पर हम मत डालेंगे, लोगों का मत लेंगे, उसके बाद में हम जो है यानी कि वोटिंग के बेसिस यानी कि बेसिस ऑन द अडल्ट सफ्रेजेस या सफ्रेजेस कह सकते हैं, या आप मताधिकार का उल्टे आप वोटिंग भी बोल सकते हैं। तो वोटिंग के द्वारा जो है उसमें ये कहा गया क्या कि संविधान सभा की गठन की मांग की गई थी। तो आप ध्यान रखना है जवाहरलाल नेहरू जी ये है जो है उन्होंने किया था, इतनी बात आपको याद रखनी है, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की संविधान सभा गठित करने में आधार क्या था? तो आधार ध्यान रखना है, जुलाई 1946 में चुनाव होते हैं और दिसंबर 1946 में, ध्यान रखना जुलाई के बाद में अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर आते आते 1946 में इसका गठन किया जाता है। और गठन होने के बाद में कैबिनेट मिशन आता है और कैबिनेट मिशन 1946 में ही आता है, इतनी बात आपको याद रखनी है। भारत छोड़ो आंदोलन जो होता है वो 1942 में आता है, ठीक है। इसमें जो वायसराय था वो लिन लिथगो, ठीक है, था। कौन था? लिन लिथगो। तो याद कैसे रखोगे? भारत छोड़ो, छोड़ो मतलब जाओ, जाओ मतलब छोड़ो, और जाने का होता है गो, तो इसमें याद रखना है लिन लिथगो, बस बहुत ईजी है और ये क्वेश्चन आता भी है, इसलिए आपको याद भी रखनी है, ठीक है। वैसे भी और भी चीज़ें पूछता है, जैसे कांग्रेस की स्थापना किस वायसराय के समयकाल में या समयावधि में हुई थी। तो आपको जब पता होगा कि लिन लिथगो जो है उस समय नहीं था, यानी कि लिन लिथगो जो है भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 में होता है उस समय का है, तो आपको तुरंत वो उसमें एलिमिनेशन आप लगा सकते हैं कि ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता है। आप दूसरे ऑप्शन पे सीधे पहुँच जाएँगे डिफरेंट पे।
तो आप डफरिन के शासनकाल में आप देखेंगे कि कांग्रेस की स्थापना होती है 1885 में होती है डॉक्टर, ठीक है, एहुम के द्वारा होती है। वहीं से 1885 के द्वारा जो होता है वहीं से स्टार्टिंग होती है कांग्रेस अधिवेशन जितने भी हमारे हुए हैं। 1905 का हुआ जैसे बनारस अधिवेशन है ना, जिसमें 1896 ईस्वी में हमारा जो है जनगण मन पहली बार गाया गया। उसके बाद में देखो पहले कौन बनते हैं, मुस्लिम अध्यक्ष पहले पूछा जाता है, इसके बाद में है ना बहुत सारे होते हैं। जैसे 1907 का सूरत अधिवेशन है, 1916 का लखनऊ अधिवेशन है। उस 1907 में जो है ये नरम दल और गरम दल अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में पेचअप इसका होता है 1916 में होता है, लखनऊ अधिवेशन में होता है, जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, मजूमदार करते हैं, है ना, अंबिकाचरण मजूमदार जी करते हैं। तो इतनी बात आपको याद रखनी है। धीरे धीरे हर चीज़ धीरे धीरे याद हो जाती है। आप जितना अभ्यास में रहेंगे, जितना प्रैक्टिस में रहेंगे, जितना रिवीजन करेंगे, जितना आप स्टडी पर फोकस ऑन स्टडी पर करेंगे, तो धीरे धीरे हर चीज़ आपको समझ में आने लगती हैं समय आने पर, ठीक है। बस मेहनत की ज़रूरत है, मेहनत करोगे तो मेरी समझ से सब कुछ मिलेगा। तो ध्यान रखना है कि इसमें कैबिनेट मिशन प्लान आया था 1946 में, इसके द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग की गई थी, या इसका उसका आधार कह सकते हो, बेस कहा गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा 36 की बात चल रही है, भारतीय संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर अधिवेशन में की गई थी? तो ध्यान रखना है 1936 का जो अधिवेशन होता है, कांग्रेस का अधिवेशन जो होता है वो फैजपुर में होता है, ठीक है। इतनी बात आपको याद रखनी है। तो बस फैजपुर में जब जैसे आया वैसे हमने कहा कि संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर की गई थी, फैजपुर में की गई थी 1936 में, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? देखो होने क्या है, टोटल तो मेरे पास में 389 थे, ठीक है। होने के मतलब ये तो टोटल आने थे, पर ऐसा हुआ नहीं, क्यों नहीं हुआ देखो। 292 जो थे वो ब्रिटिश प्रांत से थे। ब्रिटिश प्रांत मतलब समझते हो? ब्रिटिश प्रांत मतलब है जो अंग्रेज़ों के अधीन थे राज्य, और उन राज्यों पर जो है अंग्रेज़ शासन कर रहे थे। तो अंग्रेज़ शासन होने के नाते वहाँ पर जो जो भी सरकार थी वो ब्रिटिश की सरकार थी, और ब्रिटिश की सरकार होने के नाते वहाँ पर जितने भी अधिकारी थे, शासन जो चल रहा था, प्रशासनिक जो भी वो शासन प्रशासन हो, वो उसी के द्वारा चल रहा था। तो 292 जो थे उनकी ही, मतलब ऐसे कह सकते हैं उनकी ही सीटें थी, सदस्य थे, ठीक है। 4 कमिश्नरी जिला आते हैं, यानी कमिश्नरी क्षेत्र आते हैं। उसके बाद में 93 देशी रियासत आते हैं, ठीक है, इतनी ध्यान रखना। नॉमिनेटेड यानी कि आपको रखना पड़ता है। तो टोटल हमारे जो सदस्य थे वो 389 थे, तो यहीं आपको लगाना भी है। अगर कोई ये पूछे कि ब्रिटिश प्रांत से कितने थे, तो 292 थे। कमिश्नरी से कितने थे, हमके 4 थे। देशी रियासत कितने थे, रियासतें बहुत छोटी-छोटी रियासतें भारत में हुई, वो उनका विलय होने के बाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को रियासतों के विलय का जनक कहा जाता है। उन्होंने बहुत छोटी-छोटी रियासतों को मिला करके भारत को जोड़ने का प्रयास किया, और सरदार वल्लभ भाई पटेल का बहुत बड़ा योगदान है इसमें, ठीक है। गृह मंत्री ये गृह मंत्री भी रहे, उप प्रधानमंत्री के रूप में भी पद पे इन्होंने आसीन रहे, और इन्होंने बहुत अच्छे से हर कार्यकाल को, हर कार्य को अच्छे से संभाला। तो ध्यान रखना है 93 यहाँ पे देशी रियासत होती हैं, जो नॉमिनेटेड जो भी एरिया थे वो। तो आप इतनी बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, ठीक है। देखो कितनी जल्दी आ गए हम, 11 से 20 हमारे हो गए, 10 क्वेश्चन हो गए, है ना। प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? तो ध्यान रखना है। देखो मेरा स्पीड जो है यही रहेगा। आप स्पीड अगर ज़्यादा लग रही है तो आप यूट्यूब आपको देता है प्लेबैक स्पीड, एक ऑप्शन देता है, वहाँ से आप स्पीड कम कर सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर आपको कम लग रही है तो ज़्यादा कर लें, और ज़्यादा लग रही है तो कम कर सकते हैं, ठीक है। तो पढ़ने वाले के लिए कोई भी बहाना नहीं चलता है, और ना पढ़ने वाले के पास बहाने हज़ार होते हैं। इतनी बात आपको याद रखनी है, ठीक है। ध्यान रखना है प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? तो ध्यान रखना है मुख्य मिश्रण के 4 क्षेत्र है, बहुत सही है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। ब्रिटिश प्रांतों में 292 बहुत सही है। देशी रियासत 93 बिल्कुल सही है। इसका मतलब है तीनों ऑप्शन ऊपर के सही है, तो डी मेरा ऑप्शन भी सही हो जाएगा, यानी कि सभी अभी 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 हमने इसको डिस्क्रिप्शन में देखा था, ऊपर वाले क्वेश्चन में। तो ज़्यादा इसमें हमको बहस नहीं करनी, ज़्यादा हमको बात इस पे नहीं करनी। संविधान सभा के विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचन होकर आए थे? तो 292 सदस्यों का प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था, पर कांग्रेस के लिए कितने प्रतिनिधि, ये पूछा गया कितने प्रतिनिधि निर्वाचन होकर आए थे, तो 208 आए थे। कितने आए थे बेटा? 208 आए थे, ठीक है। 292 में 208 जो है वो विभिन्न प्रांतों से निर्वाचित होकर सदस्य आए थे। इतनी बात आपको याद रखनी है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? तो ध्यान रखना है, हैदराबाद रियासत ने इसमें भाग नहीं लिया था। क्यों नहीं लिया था? क्योंकि ये अलग मांग कर रहे थे, अपने अलग एक राज्य की मांग कर रहे थे, अपने अलग एक संविधान की मांग कर रहे थे। और इसको बाद में ऑपरेशन पोलो के तहत 1947 में आपको इसका विलय कराया गया था, है ना? ऑपरेशन पोलो के तहत, ऑपरेशन पोलो क्या कहता है कि मार धाड़ और ले डंडा ले लाठी और चालू हो जाओ सीधे। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने उस पर लाठी चार्ज करवा के वहाँ से उनको मार भगाया और उनको सीधे ऑपरेशन पोलो के तहत उस क्षेत्र को अपने भारत के क्षेत्रखंड में विलय कर लिया मतलब है जोड़ लिया, और हैदराबाद को एक भारत का अखंड भारत बना दिया। ठीक है, ऐसे ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था, तो कब हुआ था, कहाँ हुआ था? बी आर अम्बेडकर जिन द्वारा संविधान का निर्वाचन करवाया गया था, तो ध्यान रखना है मुंबई प्रेसिडेंसी से हुआ था? नहीं भैया, तत्कालीन ये वहीं से लड़े थे ना। ये लड़ने की बात आती है, यानी कि इनका संविधान का जो निर्वाचन हुआ था वो कहाँ से हुआ था, यानी कि व्हेन वाज बी आर अम्बेडकर इलेक्टेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली? मुंबई प्रेसिडेंसी से, तत्कालीन मध्य भारत से, पंजाब से, नहीं पश्चिम बंगाल से। इतनी बात ध्यान रखना है, बी आर अम्बेडकर जो लड़ रहे थे वो कहाँ से लड़ रहे थे भैया? पश्चिम बंगाल से इनका निर्वाचन हुआ था। इतनी बात ध्यान रखना, ये क्वेश्चन अच्छा है, पूछा जा सकता है। ठीक है, स्टेटमेंट में पूछिए, चाहे वन डे एग्जाम में वन लाइनर में पूछिए, हम कहें भैया पूछा जा सकता है तो जा सकता है। आपको स्टेटमेंट में भी आता है तो मैं कहता हूँ दिक्कत क्या है? स्टेट में एलिमिनेशन लगा सकते हो, जैसे हम कहें 1 2 2 3 एंड 1 2 3 सभी, तो हम कहें भैया अगर मुझे ये पता है कि 2 नहीं आता है, बोलो 2 रॉन्ग है, तो क्या हम 1 2 3 लगाएंगे? नहीं लगाएंगे ना। तो सिर्फ हम एक ऑप्शन हमें नहीं पता भी होगा तब भी हमें पता अब हो गया कि जब 2 नहीं हो सकता, इसका मतलब जिस जिस ऑप्शन में 2 है तो उसको हटा दो और जो बचा वो हमारा सही हो जाएगा। बस इतनी बात आपको याद रखनी है बस, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं रखना है। ठीक है, अगले देखो, मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार क्यों किया था? भाई, संविधान सभा की जो बैठक होती है वो 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक होती है, उसके बाद में 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक होती है और 13 दिसंबर 1946 को तीसरी बैठक होती है। पहली बैठक में क्या होता है? अस्थायी अध्यक्ष सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन नहीं, सॉरी, तो 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक होती है और दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को होती है, तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को होती है। और इतनी बात ध्यान रखना है कि ये किस कारण इनका बहिष्कार कर दिया था मुस्लिम लीग ने, तो अस्थायी सदस्य सत्यनारायण सिन्हा को चुना गया था। वो हम आगे हिंदी में पहुंच गए थे, सॉरी, उनका नाम सत्यनारायण सिंह हीरानंद वात्स्यायन है ना, तो सचिनानंद वहाँ से जुड़ता है उनका नाम, तो इसलिए हमारा जो है फ्लो में हिंदी में पहुँच गए, है ना, वो थोड़ा गंगा उधर की तरफ बह गई। मुस्लिम लीग को संविधान सभा में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला था, ऐसा कुछ नहीं है। मुस्लिम लीग को संविधान सभा में उचित प्रतिनिधित्व मिला था, उनको प्रतिनिधित्व करने को भी मिला था, तब भी वो बहिष्कार कर रहे थे। क्यों? क्योंकि उनको अलग मांग करनी थी, एक अलग देश बनाना था। मुस्लिम लीग संविधान सभा का अध्यक्ष किस मुस्लिम को बनाना चाहता था? किसी मुस्लिम को बनाना चाहता, ऐसा भी नहीं था कि वो मुस्लिम बनाना चाहता था इसलिए वो नहीं उसमें भाग लिए, ऐसा कुछ भी नहीं था। उनको तो बनाया जा रहा था, लेकिन उन्होंने बनने के लिए इनकार कर दिया कि हम भारत में ही नहीं रहेंगे, भारत के साथ ही नहीं रहेंगे, हम अलग देश की मांग करते हैं। मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था। बहुत सही, दिस ऑप्शन इज द करेक्ट, दिस ऑप्शन इज द करेक्ट। तो ध्यान रखना है कि द मुस्लिम लीग्स वांटेड टू द सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंसी असेंबली फॉर द मुस्लिम, तो ये ध्यान रखना है, सी ऑप्शन मेरा जो है सही है। आप इस पे टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन था, ध्यान रखना। संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ था? तो ध्यान रखना है, सॉरी, वर्गीय मताधिकार, वर्गीय मताधिकार। संविधान सभा का जो चुनाव हुआ था वो निम्न में से किस आधार पर हुआ था? वर्गीय मताधिकार पर हुआ था। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड्स वाज द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इलेक्टेड? तो ध्यान रखना है, वर्गीय मताधिकार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित। अच्छा, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष क्या होता है बोलो? अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से क्या होता है?
गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत और कांग्रेस या मुस्लिम लीग द्वारा नामांकित नहीं भैया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग तो नाम कर ही नहीं सकती, क्योंकि मुस्लिम लीग ने उसमें भाग नहीं लिया, तो मुस्लिम लीग का कोई नाम ही नहीं इसमें आएगा। गवर्नर जनरल इसमें कहाँ से कूद पड़ा, तो ये तो सी और डी तो पढ़ने से ही लग रहे नहीं हो सकता है, और अप्रत्यक्ष रूप से तो हो ही नहीं सकता है। एक बात बताओ, जनता सीधे भाग ली इलेक्शन में, तो ये हो गया प्रत्यक्ष रूप से। और जनता चुनकर जिस निर्वाचित कर दे, जनता के द्वारा निर्वाचित सदस्य के द्वारा वोट करने के बाद जो भी प्रतिनिधि चुना जाता है वो अप्रत्यक्ष होता है। जैसे राष्ट्रपति का चुनाव क्या जनता करती है? नहीं। प्रधानमंत्री का चुनाव कौन करता है? लोकसभा के द्वारा। लोकसभा का बोलो, लोकसभा में चुनाव होता है, उसमें जनता भाग लेती है, लेकिन राष्ट्रपति में तो नहीं लेती है। बोलो, उपराष्ट्रपति में तो नहीं लेती है, लेकिन मुख्यमंत्री में लेती है, प्रधानमंत्री में लेती है, नगर पंचायत में लेती है, नगर पालिका में लेती है, ग्राम पंचायत में लेती है। तो ये ध्यान रखना है, यही अंतर है। जनता जिसमें भाग ले वो प्रत्यक्ष है, यानी कि हम प्रत्यक्ष रूप से हमारा जो भागीदारी है। और लेकिन जब हम वोट डालने को ना पाएँ, हम ऐसे सोचो, हम वोट डालने को ना पाएँ तो अप्रत्यक्ष हो गया, यानी कि उसमें क्या हुआ, बड़े-बड़े जो हमने चुने थे, निर्वाचित सदस्य जो चुने थे, उन सदस्यों ने मिल कर के उसको चुन लिया। इसका मतलब वो बहुत बड़ा पद होगा। राष्ट्रपति का पद थोड़ा छोटा है, प्रथम नागरिक है भारत का। देश का प्रथम नागरिक अगर कोई पूछे तो कौन होगा? राष्ट्रपति होगा। कमांडर भी यही होता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो ऑप्शन इसमें कौन सा सही होगा? जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित किए गए थे, यानी कि जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित, समझ गए होगे, है ना। विधानसभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? अच्छा, 1946 में हुए थे, क्योंकि उसमें संविधान सभा जो हुई थी 9 दिसंबर 1946, उसके बाद में तो संविधान चुनाव हुए थे ना। तो ध्यान रखना कब हुए थे, 1946 में हुए थे। ये 48 और ये 45 47, तो इसमें तो आप मत उलझिए, बिल्कुल भी मत उलझिए। ये तो ऐसा क्वेश्चन है जैसे इसको देखो और लगाओ और बढ़ो। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? अरे भैया, पहली अभी हमने बताया, पहली, दूसरी, तीसरी सभी बता डाले ना, तो इसमें कौन सी प्रॉब्लम आएगी। 26 नवंबर 1950 को मेरा संविधान बनकर के तैयार हुआ था, अंगीकृत किया गया था, यानी कि आत्मसमर्पित किया गया था, 15 अनुच्छेद इसमें लागू हुए थे। बताओ, बोलो। 10 जून 1946 ये कोई डेट ही नहीं है। 26 दिसंबर 1949 ये बहुत अच्छी डेट है। 26 नवंबर, दिसंबर में कौन सी डेट आती है? दिसंबर में कुछ हुआ था? 26 दिसंबर को नहीं हुआ था ना, 26 जनवरी को हुआ। फिर 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया गया। क्यों? क्योंकि संविधान सभा पूर्ण रूप से लागू करने की जब बात आती है, तो सभी अनुच्छेद जो है वो पूर्ण रूप से लागू हुए थे 26 जनवरी 1950 को। इसीलिए उसको गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। लेकिन 26 नवंबर को पूर्णतः लागू नहीं हुए थे, इसलिए उसको संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि उसमें वह हमारा जो संविधान बनकर के तैयार हो गया था, पूर्णतः तैयार हो गया था, समर्पित भी किया गया था, और अंगीकृत भी किया गया था। उसके बाद में 15 अनुच्छेद सिर्फ लागू किए गए थे। उसका कारण था, उसका मैं कारण यहाँ पे नहीं बताऊंगा, वो लंबा कारण है, थोड़ी कहानी लंबी है, ठीक है। तो 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ, ये भी दिखाया यहाँ पे। और 9 दिसंबर 1946 को हमने समझा भी दिया है। और 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की स्थापना होती है, पहली बैठक होती है, इसमें अस्थायी सदस्य चुने जाते हैं सदानंद सिन्हा जी को। और तीसरी बैठक में स्थायी सदस्य अध्यक्ष चुने जाते हैं, कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। आगे ध्यान रखो, संविधान सभा के स्थायी सदस्य कौन थे बताओ? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। 9 दिसंबर को बोलो, 9 दिसंबर को पहली बैठक होती है, फिर 11 को होती, फिर 13 को होती है, ऐसे है ना। और अब जिसमें उद्देश्य प्रस्ताव इन्हीं के द्वारा, उद्देश्य जो प्रस्ताव था वो पीटी नेहरू के द्वारा संविधान सभा में पेश किया गया था, ये भी ध्यान रखना है ना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो 11 दिसंबर 1946 को स्थायी सदस्य बनाए गए थे, है ना। जो इनकी दूसरी बैठक होती है। फिर देखो 13 दिसंबर को हमारा जो है पीटी नेहरू यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने ऑब्जेक्टिव यानी कि उद्देश्य प्रस्ताव यहाँ पे पेश किया था। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, हु वाज द परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली? सदानंद सिन्हा, बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पी एन राव। तो आप ये ध्यान रखना है, यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की बात आएगी। पहले में अस्थायी, फिर दूसरे में स्थायी, फिर तीसरे में उद्देश्य प्रस्ताव। बस इतनी याद रखनी है, 3 ही हुए थे बस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे?
तो बी.एन. राव थे, जिनका नाम पूरा क्या नाम सब नहीं जानते, ध्यान रखो। बेनेगल नरसिंह राव, या फिर नर्सिंग नहीं करानी है, ठीक है। मेडिकल में नहीं जाना, लेकिन इनका नाम ही नरसिंह है, क्या करोगे। रफ़ी, तो रफ़ी आ गए भैया। अहमद किदवई ये नहीं थे, शरद चंद्र बोस ये भी नहीं, के.एम. मुंशी ये भी नहीं थे। ये सदस्य थे के.एम. मुंशी, लेकिन इसके बेनेगल नरसिंह बी.एन. राव जो है संवैधानिक सलाहकार थे, ठीक है। ये सदस्य के.एम. मुंशी सदस्य थे, ठीक है, संविधान सभा में। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था, तो ध्यान रखना है के मुंशी थे, टीटी कर्मचारी थे, अयंगर थे, प्रारूप समिति के, ये सब प्रारूप समिति के थे। और अध्यक्ष कौन था, प्रारूप समिति कितने थे, 7 थे। कौन थे, यही सभी थे, टीटी कर्मचारी, के एम मुंशी, है ना, ये सब के एन गोपाल समय अयंगर, टीटी कर्मचारी, बी.एल. मित्र, और उसके बाद में मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो प्रारूप समिति का जो अध्यक्ष माना जाता है भीमराव अम्बेडकर जी इसमें थे, ठीक है। तो ध्यान रखना है, एच बैग का नाम कहीं पे आपको नहीं देखने को मिलता है। बस इतनी बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्यक्ष हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी, तो ध्यान रखना है। सीधी सी बात है कि संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां पूछ रहा है, संविधान सभा में कितनी समितियां नियुक्त की थी, बोलो 15। ध्यान रखना है इतना, ये समितियां हैं, यहाँ पे बैठक नहीं है, ध्यान रखना। संविधान सभा में कितनी समितियां नियुक्त की थी, तो 15 नियुक्त की थी, हाँ? ठीक। संविधान सभा के प्रारूप यानी कि मसौदा जो मसौदा तैयार किया गया था समिति के प्रतिनिधित्व के रूप में कौन था, 7 सदस्य होते थे। और ये मसौदा जो है 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक होती है, 15 अगस्त 1947 को मेरा देश आज़ाद होता है, और 29 अगस्त 1947 को जो है वो मसौदा बिल्कुल तैयार कर लिया गया था, प्रारूप समिति का बिल्कुल नियुक्ति कर दी गई थी। यानी कि नियुक्ति करने की बात आएगी, जो अगर प्रारूप समिति का नियुक्ति कब की गई थी या मसौदा समिति की नियुक्ति कब की गई थी, तो 29 अगस्त 1947 को किया गया था, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को मेरा देश आज़ाद हो गया था। उसके 14 दिन के बाद में 549 होता है, तो 14 दिन के बाद में मेरा जो है उस जितने भी प्रारूप समिति के सदस्य थे या प्रारूप जो भी आपके ड्राफ्ट कमेटी बनाई गई थी या ड्राफ्ट जो भी संविधान बनाया गया था उसको लागू करने का काम जो है वो 29 अगस्त 1947 को किया गया था। इतनी बात आपको याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था, तो बहुत अच्छे से जानते हैं जवाहरलाल नेहरू इसमें नहीं थे, सदाउल्ला थे, बिल्कुल थे, गोपाल स्वामी अयंगर थे, ये भी थे, के मुंशी थे, ये भी थे, टी कृष्णचारी भी थे, अल्फादी कृष्ण अय्यर थे, है ना, एन माधव राव थे, है ना, इसी में, और भीमराव अम्बेडकर जी थे, है ना। तो प्रमुख तो वो कौन बोल सकता है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कोई पूछे तो यही बताओगे भीमराव अम्बेडकर जी हैं। संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए जाते थे, सहमति और समायोजन से लिए जाते थे संविधान सभा में, है ना। तो इतनी बात आपको याद रखनी है ना, ठीक है बाबू। संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए थे, सहमति और समायोजन के नाम से लिए गए। देखो जिंदगी है, जिंदगी में क्या है, मेहनत करो, लेकिन ये भी ध्यान रखना इतनी भी मेहनत नहीं करना है कि मशीन बन जाओ। तुम भी एक ऊपर वाले ने तुमको तुम्हारी जो रचना की है, तो हर चीज़ यहाँ पे ज़रूरी है, थोड़ा बहुत इंटरटेनमेंट भी ज़रूरी है, और खेलिए कूदिए और टहलिए, थोड़ा स्वास्थ्य पे ध्यान दीजिए हल्का फुल्का, और एक्सरसाइज कीजिए जितना हो सके। आप जो भी आपकी हॉबी हैबिट है, जो आपको अच्छा लगता है, सिंगिंग डांसिंग जो भी है, खेल कूद में जो भी अच्छा लगता है वो आप करिए, और साथ में आप अपनी पढ़ाई करते रहिए, अगर आप अपनी पढ़ाई पे ज़्यादा जोर दे रहे हैं यानी कि पढ़ रहे हैं तो, ठीक है। जो आपका प्रोफेशन है अगर पढ़ाई, तो फिर आप पढ़ाई तो करना ही पड़ेगा, और पढ़ाई पे सिर्फ 8 घंटा दे रहे हैं, 8-9 घंटे दे रहे हैं, तो मेरी समझ से आप जल्द से जल्द उस मुकाम पे पहुँचेंगे जिस मुकाम पे आप पहुँचना चाहते हैं। और ज़्यादा नहीं है, देखो 7 से 8 घंटा आराम से नींद लो, ठीक है। 7 आवर्स बहुत नींद है, 7 आवर्स से 8 आवर्स, 7-8 आवर तो किसी को मत दो, वो 7-8 आवर्स सिर्फ तुम्हारी पढ़ाई पे होनी चाहिए। बचे कितने घंटे, 4-4 8 घंटे बचे, उसमें और अदर भी वर्क होते हैं, और थोड़ा बहुत रेस्ट लो, थोड़ा बहुत खेलो कूदो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप मशीन मत बनो, बस कहने का मतलब ये है कि 16-16 घंटे करके कोई नहीं पढ़ के आईएएस बना है, ठीक है। आईएएस बनने के लिए भी बहुत ज़्यादा 10 घंटे शुरुआत में 10 घंटे, उसके बाद थोड़ा बढ़ा देना है 11-12 घंटे, तो वो भी आईएएस बन जाता है, अगर उसकी एक्यूरेसी और आपका आईक्यू सही है तो। उसमें भी कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। आप समझदार बनिए थोड़ा, आप अंडरस्टैंडिंग रखिएगा थोड़ा, थोड़ा बाहर निकल के देखिए, ज़्यादा भी बाहर मत निकलिए, और ज़्यादा अंदर भी मत रहिए। ज़्यादा अंदर रहने वाला भी बोर हो जाता है, और ज़्यादा बाहर रहने वाला बिगड़ जाता है। तो ध्यान रखना है, बाहर भी रहना, अंदर भी रहना है, लेकिन एक लिमिट के अंदर, एक बैलेंस के अंदर। हर चीज़ बैलेंस में रहेगी तो मेरी समझ से कुछ भी असंभव नहीं है, ठीक है।
संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए जाते थे? सहमति और समायोजन में लिए जाते थे कि क्या इसमें सहमति की गई है, क्या समायोजन किया गया है, तो ये इसके द्वारा किया था। एकता अखंडता से नहीं लिया जाता है निर्णय, है ना? सर्वसम्मति बहुमत से नहीं लिया जाता है। सहमति कितनी है, समायोजन कितना है ना? इसको कंसेंट बोलते हैं, एडजस्टमेंट कहते हैं। जितना अच्छा एडजस्टमेंट होगा, जितना अच्छा कंसेंट होगा, है ना? सहमति उसी तौर पर हम या उसी के बेस पर हम इस निर्णय को आधार मान सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। कब किया था? 13 दिसंबर 1946 को किया था। तीसरी बैठक में किया था। बस इतनी बात आपको याद रखनी है, तो हो चुका भी है और हमने बताया भी था ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारतीय संविधान सभा में संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? संघी पूछे चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का नाम आता है, संघ चाहे संघ पूछे चाहे संघीय पूछे, इन्हीं का नाम आता है। 15 सदस्य थे प्रांतीय संविधान सभा के। प्रांतीय के अगर कोई पूछे संविधान सभा के जो अध्यक्ष हुए हैं, वो उनका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हैं, है ना? ध्यान रखना है। प्रारूप तो जानते ही हो, प्रारूप और प्रांतीय में अंतर है, कि प्रांतीय मतलब है अब राज्य से संबंधित है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हैं, इन्होंने इसीलिए तो रियासत का जो जनक कहा जाता है, रियासत को जोड़ने का जनक सरदार पटेल जी को कहा जाता है। भारतीय संविधान को अपनाया गया था कब? 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। ये भी ध्यान रखना, किसके द्वारा अपनाया गया था? संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था। कब? 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी थे। इतनी बात आपको याद रखनी है, ठीक है। भीमराव अम्बेडकर नहीं थे भैया, ठीक है। राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया था, तो जुलाई 1947 में 22 जुलाई झंडे को, सबसे पहले झंडे को किया जाता है, ग्रहण किया गया था, यानी कि 22 जुलाई 1947 को। उसके बाद में 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत दोनों को जो है इसमें जोड़ लिया गया था। इतनी बात आपको याद रखनी है, ठीक है। संविधान सभा में ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया था? तो ध्यान रखना, अंतिम रूप से अगर बात आती है तो कुछ हिस्सा जो है लागू किए गए थे। हमने अभी बताया थे 15 अनुच्छेद जो है लागू किए थे 26 नवंबर 1949 को, लेकिन पूर्णतः संविधान लागू होने की बात आएगी तो 26 जनवरी 1950 को लागू होता है। और ध्यान रखना है 24 जनवरी 1950 को 284 सदस्य, ये क्या है, सॉरी छोड़ो इसको। संविधान सभा के अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली थी? संविधान सभा की अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली थी? ऑन विच द डे कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली मेट फॉर दिस लास्ट टाइम, यानी कि संविधान सभा में अंतिम रूप से, अगर मैं कह सकता हूँ मिलाई, या अंतिम रूप से उसकी जो आखिरी दिन था वो था 24 जनवरी 1950। क्यों? क्योंकि 24 जनवरी 1950 को संविधान में देखो, झंडा आपका, राष्ट्रगान तो कंप्लीट ही था, नहीं सॉरी, राष्ट्र प्रतीक तो आपका जो अपनाया गया था, है ना? जो आपका जो राष्ट्रीय जो झंडा था वो तो अपना ही लिया गया था। कब? 22 जुलाई 1947 को, है ना? राष्ट्रीय ध्वज उसको बोलते हैं, सॉरी नाम याद नहीं आ रहा है। कभी कभी होते हैं शब्द आते नहीं मुँह पे और याद अंदर रहते हैं। फिर क्या हुआ? 24 जनवरी 1950 को जो है 284 मेंबर जिसमें हुए थे, उसमें इन्होंने, इतने मेंबर्स ने भाग लिया था, ये भी पूछा जाता है कि 284 मेंबर ने भाग लिया था। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत दोनों अपना लिए जाते हैं और अंतिम रूप से इसके दिन आखिरी मान ली गई थी। इतनी बात आपको याद रखनी है, ठीक है। 26 नवंबर नहीं लगाना है बेटा, ध्यान रखना है। 1950 में 24 जनवरी लास्ट जो है संविधान सभा के में हुआ था। इतनी बात ध्यान रखना अपना। आज हमने कहा है 50 तो 50 करा के जाएंगे। संविधान सभा में कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? तो 284 किए थे। इतनी बात आपको याद रखनी है और इन्होंने ही लास्ट में सबसे लास्ट तक भाग लिया है, जो 24 जनवरी 1950 को बैठक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? तो सब जानते हैं, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। कहाँ से निकलता है आप ध्यान रखें, 9 दिसंबर 1904 को पहली बैठक होती है, वहीं से स्टार्टिंग होती है। संविधान सभा को बनने में इतना समय लग जाता है। और अच्छा, लगने में कब बात करोगे तो 26 जनवरी 1950 का हो गई या 26 नवंबर 1949 का हो गए? तो 26 नवंबर 1949 का डेट लोगे, ध्यान रखना। 26 नवंबर 1949 तक हमारा बनकर तैयार हो गया था, इसलिए 9 दिसंबर 1947 से लेकर के 26 नवंबर 1949 तक, इसमें इसके बीच का जब समय तुम आप लोगे तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन ही आएगा। इसको घटा करके आप देख लीजिएगा, ठीक है। कैसे घटता है आप देख लीजिए। 9 में से 6 गया, 3 वर्ष नहीं होगा, क्योंकि उसको एक देना पड़ेगा, 1 वर्ष 12 महीने इसको जब दोगे तभी ये माइनस होगा इससे, ठीक है।
अब देखो कैबिनेट मिशन में 389 सदस्य, माउंटबेटन योजना में 324 थे, ये भी ध्यान रखना। विभाजन अगर होता है इसमें देखो तो इसमें जो लास्ट में रहते हैं तो 284 सदस्य रहते हैं। महिलाओं की संख्या 15 होती है, ठीक है। अल्पसंख्यक 88 होते हैं, इसमें महिलाओं की संख्या। और इसमें अगर लास्ट में विभाजन के रूप में जो साइन किए गए थे तो कितने किए थे, 284 लोगों ने साइन किए थे। तो लास्ट में मेंबर यही रह गए थे 284, जिसमें महिलाएं कितनी थी तो 8 थी। जिसमें टोटल महिलाएं कितनी थी तो 8 थी। लेकिन अगर मैं कहूँ अगर महिलाओं की संख्या 389 में कितनी थी, कैबिनेट मिशन जब बना था 1946 में, तब कितनी थी तो 15 थी। उसके बाद में 8 ही रह गई थी, यानी कि 8 7 15 7 जो महिलाएं बाहर निकल गई थी। इतनी बात आपको याद रखनी है, ठीक है। भारत के लिए संविधान सभा की रचना है तो संविधान सभा का विचार निम्न में से सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था। तो ध्यान रखना, स्वराज पार्टी 1947, सॉरी क्या बोल रहे हैं इसके लिए, सॉरी, स्वराज पार्टी 1924 में भारत के लिए संविधान सभा की रचना है। संविधान सभा का विचार निम्न में से किसने किसने प्रस्तुत किया था। तो स्वराज पार्टी ने 1924 में प्रस्तुत किया था। स्वराज पार्टी के गठन मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जी करते हैं, ना इतनी बात। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए क्यों किया गया था, क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। और जवाहरलाल नेहरू जी यही चाहते थे कि इस डेट को मैं यादगार बनाऊं और कई मतलब कई वर्षों तक या आने वाला जो भी समय है, जो जब तक ये संविधान मेरा जो है संविधान लागू रहे, संविधान का प्रकाशन रहे, संविधान इस देश में संविधान के अनुसार कानून के द्वारा जब तक शासन चले तब तक इसका जो है नाम रहे और ये डेट याद रहे, या डेट हम कह सकते हैं लोगों के दिल पर जुबान पर रहे। तो इसलिए बनकर तैयार हो गया था, लेकिन वो आप पूर्णतया लागू कर सकते हैं लेकिन नहीं किया था। क्योंकि उनको 26 जनवरी एक यादगार डेट बनानी थी, ठीक है। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी, हमने अभी बताया कि भारतीय संविधान सभा में टोटल शुरुआत में 15 थी, उसके बाद में जब सिग्नेचर हुए लास्ट में तो उसमें 8 ही रह गई थी। लेकिन भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या क्या गई है, तो प्रस्तावना को कहा गया है, सीधी सी बात है, ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो ये तो कभी हो ही नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि राज्य के कुछ ऐसी नीति बनाई गई हैं, कुछ ऐसे नियम बनाए गए जो राज्य के लिए ही आपके उपयोगी हैं या उनके द्वारा ये वाद योग्य नहीं होते हैं। आप इनको लेकर के आप कुछ भी हो ना, आप इनको लेकर के आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। लेकिन कोई भी मौलिक अधिकार को हनन कर रहा है तो सुप्रीम कोर्ट उसके विरोध में रिट जारी करता है। इसीलिए 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय जो है रिट जारी करने का प्रावधान दिया गया है। तो मौलिक अधिकार वाद योग्य होते हैं, लेकिन राजनीति के नेतृत्व वाद योग्य नहीं होते हैं। इतनी बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जनप्रिय संप्रभुता, क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से हुई थी, हम भारत के लोग, ठीक है, हम भारत के लोग। तो ये आपकी शुरुआत हुई थी प्रस्तावना की, जो भी इस प्रस्तावना लिखी गई है हमारे भारतीय संविधान के पटल पर, तो वो यही शब्द से शुरुआत हुई थी, हम भारत के लोग, यानी कि वी द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक, हो गए 50 क्वेश्चन। ठीक, आज के लिए राम राम। आप सभी का तहे दिल से नतमस्तक हूँ। और आप लोगों को अगर अच्छे से नॉलेज गेन हो रहा है, नॉलेज आपको प्राप्त हो रहा है, तो मैं आपसे मैं प्रेरणा लेता हूँ, आप मुझसे प्रेरणा लीजिए। यही ज़िंदगी का सार है, एक दूसरे से सीखिए और आगे बढ़िए, बस और कुछ नहीं है यहाँ पे। खुश रहिए, बस ज़िंदगी में खुश रहना सबसे लास्ट मकसद होता है, और कुछ नहीं है यहाँ पे। इतनी बात आपको याद रखनी है। खुश रहिए, खुश रखिए, जो भी आपके साथ में है उसको खुश रखिए और खुद खुश रहिए। और जो भी आपने टारगेट बनाए हैं, जो भी आपका जीवन का मकसद है, वहाँ तक पहुँचिए जहाँ तक आप पहुँचना चाहते हैं। और बिना मेहनत के कोई ताज नहीं मिलता, इतनी बात रखना। बिना मेहनत के कोई तख्त-ओ-ताज नहीं मिलते हैं। दर्द आपको झेलना पड़ेगा, दर्द आपको पीड़ा सहनी पड़ेगी। बिना पीड़ा सहे हुए कोई भी आदमी महान नहीं बना है आज तक, ठीक है। किसी भी कोई भी भैया, सोना जो होता है ना, सोना अ, कोई भी आकार जब देता है सोनार, तो सोना भी पहले आग में तपा हुआ होता है। उसके बाद में कहीं न कहीं वो कहीं माला बनता है, कहीं चुटकी बनता है, कहीं कुछ बनता है, कहीं लर बनता है। तो उसका रूप पहले वो कितना जला है ये भी तो ध्यान रखो, तो तभी तो वो सोना बन पाया, नहीं सोना नहीं बन पाता। तो ध्यान रखना है, कुछ इतना जो अपने आप को रगड़ेगा वो उतना ही चमकेगा।
भाई सोना इतना चमकता है, अगर हीरा ले आओ तो हीरा बनना है तो भैया हीरे के लिए तो और ज़्यादा चमकना पड़ेगा। तो एक लाइन है कि सूर्य की तरह अगर चमकना चाहते हो तो सूर्य की तरह तपना सीखो, क्योंकि प्रकाश वही दे सकता है जिसके पास में प्रकाश होगा। तो सूर्य तपता भी है और सूर्य चमकता भी है, तो इसलिए अगर आपको चमकना है तो तपना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आप कह सकते हैं कि फिर मैं अपनी ही लाइन कहूँगा कि मेहनत से उठा हूँ, मेहनत का दर्द जानता हूँ, आसमां से ज़्यादा ज़मीं की कद्र जानता हूँ। तो आप कितना भी बड़ा बन जाइए, छोटे बन के रहिए, छोटे बनने में कुछ नहीं जाता है। छोटे बनना मेरी समझ से जितना आप बड़े होते जाएँ उतना छोटे होते जाएँ। नहीं समझ पाए? जितना आप बड़े होते जाएँगे, जितना आप जितने आपके पास में पैसा आता जाए, जितना आपके पास में शोहरत, पद, पैसा ये सब जो कुछ भी आता जाए, धीरे-धीरे उस उस मामले में बड़े होते जाइए और अपने अंदर जो भावनाएँ हैं, उनको छोटा करते जाइए। भावनाएँ छोटा मत कीजिए, मतलब कहने का मतलब है आप अहंकार मत लाइए, वो छोटेपन का मैं बात कर रहा हूँ। तो ज़िंदगी का यही सार है, आगे बढ़ते रहिए, अपने समय का उपयोग करते रहिए, क्योंकि समय ही सब कुछ है। समय समय को बर्बाद करोगे तो तुमको तुमको सब समय बर्बाद करेगा। तुम कितने बड़े कलाकार हो, तुम कितने बड़े आर्टिस्ट हो, कितने बड़े कोई भी 30 मार का हो, लेकिन समय के आगे किसी की नहीं चलती है, इतनी बात ध्यान रखना है। तो समय मैं कहता हूँ धीरे से धीरे यानी स्लो से स्लो स्टूडेंट अगर है, वो अगर समय का उपयोग करके अपनी मेहनत करके आगे बढ़ता है, तो वो भी एक खरगोश कछुआ वाली कहानी है, तो कछुआ भी एक रेस में दौड़ जाता है। तो इतनी बात ध्यान रखना है, आप चलते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे तो आपका जल्द से जल्द वो जहाँ पहुँचना चाहते हैं वहाँ तक पहुँचेंगे, जल्द से जल्द वहाँ तक आप टारगेट को फ़ील करेंगे कि हम ये पा लिए हैं। और एक बात ध्यान रखना है, किसी चीज़ को पाना, ना पाना ये नहीं है डिपेंड करता है। इस दुनिया में वाह-वाह तब तक होती है जब तक पतंग जो है रेस में रहती है, जब तक पतंग आपकी आसमान में रहती है। आपको हेडलाइन में रहना है तो आपको कुछ न कुछ नया-नया कुछ नया करना पड़ेगा, हर टाइम नया करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप एक बार करके बैठ गए और उसके बाद में हमारी हो हँस-हँस होती रहेगी और वाह-वाही होती रहेगी, आप हेडलाइन्स में रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है? हर एक कोई भी हो, अभिनेता हो, एक्टर हो, कुछ न कुछ बड़ा उसको करना पड़ता है और जब वो गलत करता है, जब वो कुछ कर नहीं पाता है, जब उसकी किस्मत समय साथ नहीं देता है, तब वहीं आलोचक क्रिटिसाइज़ करते हैं कि ये देखो ऐसा है, वैसा है। तो आप समय सबका सही सही आता है, समय सबका खराब आता है, समय आपका हर एक रात के बाद में दिन होता है, हर एक अंधकार के बाद में प्रकाश होता है, तो आपको याद ही रखना है ना? हर दुःख के बाद सुख होता है ना? सुख के बाद दुःख होता है। तो दिस इज़ द ड्यूल दिस इज़ द ड्यूल सिस्टम ऑफ लाइफ। दोहरी है, दोहरी और तुम्हारी परिस्थितियाँ अगर तुमको कुछ घसीट रही हैं, कुछ बड़ा करने के लिए कह रही हैं या परिस्थितियाँ ऐसी आ गई हैं जो तुमको कुछ मतलब कह सकते हो कि कमी लग रही है, तुम्हारे अंदर कुछ ड्रेनेज लग रही है, तो मैं कहता हूँ भैया सही दिशा में हो, सही रास्ते पे हो। जिसके पास में कोई कमी नहीं है, वो कुछ कर नहीं पाता है, ध्यान रखना जीवन में। करता वही है जो किसी न किसी चीज़ में एक कह सकते हो कमी झेला हुआ होता है, जो अपने अंदर कुछ न कुछ पाले हुए होता है, जो कुछ न कुछ झेले हुए होता है, कुछ फेस किए होता है, उसकी ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं जो जिसके कारण वो झंझोर जाता है। जब झंझोर जाता है व्यक्ति ना तो कुछ न कुछ करके बड़ा मानता है, इससे पहले कुछ नहीं करता है। ठीक है? ध्यान रखना इस बात को। तो आज के लिए ये राम-राम, बहुत मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा। आप अपने काम पे फ़ोकस करिए बस और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है?